हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या लर्निंग। आज देखिए हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पे जितने भी क्वेश्चन पिछले 45 सालों में आया है 1978 से लेकर 2022 तक, वो सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी काइनेमेटिक्स के अंदर का एक टॉपिक है। अभी हम लोगों ने अभी हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं। PYQ सीरीज में हमने 2 ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ मैं। एक तो पहला वीडियो था जिसमें हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर था। आज जो लास्ट वीडियो था हम लोग का, थोड़ा लंबा वीडियो था, वो उसमें जितने भी क्वेश्चन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ऊपर था, वो सारा क्वेश्चन हम लोगों ने उस वीडियो में किया था। आज देखिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। ये भी काइनेमेटिक्स के अंदर है। अभी काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी आज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोशन इन ए प्लेन करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन का एक वीडियो रहेगा और एक वीडियो सर्कुलर मोशन के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये सारा हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी अभी तक लास्ट 45 ईयर्स में आए हैं, सारे क्वेश्चन हम लिस्ट बना के लाए हैं और सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन एक एक करके किया जाएगा डिटेल में, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीट का भी क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स IIT JEE नीट CUET या CBSE बोर्ड में हैं, वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम लोग रेगुलर वीडियोस लेके आ रहे हैं। अभी फिजिक्स का टॉपिक सारा कर रहे हैं, बाद में मैथ्स का भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आता है, वो रिवर वाला प्रॉब्लम आता है, तो वो भी देखेंगे इसमें। और पहले भी है, मैं एक रिलेटिव वेलोसिटी पे थ्योरी भी हम लोग कर चुके हैं पीछे के वीडियोस में। ठीक है, और SC वर्मा का क्वेश्चन भी सब किए ही हैं रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। तो आज IIT JEE में प्रीवियस क्वेश्चन जो आया है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन ए रोड। देखो ये 2022 में आया है JEE मेन में। क्या क्वेश्चन है देखो, ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन रोड होल्ड्स हर अम्ब्रेला एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। है ना, छाता छाता पकड़ते होंगे आप लोग। जैसे जिधर से बारिश बिल्कुल ऊपर से ऐसे वर्टिकल कई बार नहीं गिरता है, तिरछा आता है। ठीक है, तो हम लोग छाता वैसे पकड़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द रोड होल्ड हर अम्ब्रेला 45 डिग्री विद द वर्टिकल, 45 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। इफ शी स्टार्ट्स रनिंग विदाउट अम्ब्रेला with a speed of 15√2, the raindrop hit her head vertically. The speed of raindrop with respect to moving girl is। अच्छा, ठीक है, गुड। देखिए ये गर्ल इज स्टैंडिंग, ठीक है, सपोज दिस इज द गर्ल एंड दिस इज अम्ब्रेला शी इज होल्डिंग। ऐसा क्यों होल्ड किया हुआ है? क्योंकि रेन जो है थोड़ा सा थिकनेस कम कर देता है पेन का ना। रेन इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है। रेन इज एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पे ये रेन आ रहा है, नहीं तो ऐसे होल्ड किए हुए, पीछे से पानी आ रहा है, अम्ब्रेला के ऊपर गिर रहा है। ठीक है, अम्ब्रेला का भी देखिए पूरा जर्नी है। हम लोग जब बचपन में थे तो अम्ब्रेला बिल्कुल हेमिस्फेरिकल टाइप का आता था, बहुत बढ़िया, मतलब बचाव का होता था। अब अम्ब्रेला थोड़ा सा आर्क, मतलब पहले अम्ब्रेला, पहले का छाता जो आता था कुछ ऐसा आता था, बिल्कुल अम्ब्रेला इस टाइप का, आदमी पूरा घुस जाता था। अब छतरी कुछ ऐसा आता, नहीं ऐसे, नहीं स्टाइलिश हो गया है। पहले तो ब्लैक कलर का ही आता था, उसमें एक के आदमी 4 आदमी खड़ा हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटा छोटा छाता आता है, पर्सनल टाइप का। ठीक है, कोई मित्र मिल जाए तो उसको हेल्प भी नहीं कर सकता है, अपने ही नहीं बच पाता है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री, मान लो कि रेन ड्रॉप का वेलोसिटी सपोज को u है, u इज द वेलोसिटी। ठीक है, u इज द वेलोसिटी। अच्छा, तो अभी क्या है, अम्ब्रेला को 45 डिग्री पर रखना पड़ रहा है। 45 डिग्री पे इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि जो रेन होगा वो वर्टिकल से 45 डिग्री पे फॉल कर रहा होगा। ठीक है, ओके। इफ शी स्टार्ट मूविंग विदाउट अम्ब्रेला विथ स्पीड ऑफ 15√2 किलोमीटर पर आवर,
ये मान लो एस फ्रेम है, ठीक है, जैसे एस फ्रेम। अब कह रहा है कि जो गर्ल है सी स्टार्ट रनिंग, वो रन करना शुरू कर गई, अम्ब्रेला फेंक दिया और दौड़ना शुरू कर दिया, वी वेलोसिटी से दौड़ना चालू कर दिया, वी वेलोसिटी से दौड़ना चालू कर दिया, ठीक है। तो दौड़ना चालू कर दिया तो यही जो रेन है वो उसको दिख रहा है कि वर्टिकली गिर रहा है, मतलब जब दौड़ने लगी वो तो दौड़ते हुए जब देखी तो उसको दिखा कि रेन तो वर्टिकल हो गया है, ठीक है। मतलब रेन का जो वेलोसिटी है गर्ल के फ्रेम में, रनिंग गर्ल जो एस फ्रेम लिया है, एस फ्रेम वो फ्रेम है जहाँ पे गर्ल और अम्ब्रेला के साथ थी और रेस्ट पे थी, और जो रेन था वो 45 डिग्री एंगल बना के गिर रहा था। अब जब गर्ल मोशन में है, सी स्टार्ट रनिंग, राइट, सी स्टार्ट रनिंग, रनिंग विद वेलोसिटी से 15√2, then she find that the rain is falling vertically, rain is falling vertically। तो एक काम करो, थोड़ा सा थ्योरी भी देख लेना भाई, जो हम पढ़ाए हैं ना उधर, किधर थ्योरी में, उसको थ्योरी में ही थ्योरी पढ़ाएंगे। तो जो उधर रिलेटिव वेलोसिटी पे हमने बताया चेंज ऑफ फ्रेम करके एक वीडियो है, वो देख लीजिएगा, सही रहेगा आपके लिए। तो हम एक काम करते हैं, लेट अस अटैच एस डैश फ्रेम टू द गर्ल, लेट अस अटैच एस डैश फ्रेम टू द गर्ल, गर्ल के साथ एस डैश फ्रेम अटैच कर देते हैं। एस फ्रेम क्या है? एस फ्रेम वो फ्रेम है जहां गर्ल रेस्ट पे थी, और मतलब शुरू वाला फ्रेम है जिसमें रेन 45 डिग्री पे फॉल कर रहा था, एंड व्हेन द गर्ल वाज एट रेस्ट शी हैड टू पुट द अम्ब्रेला इन 45 डिग्री एंगल विद द वर्टिकल। वो फ्रेम एस फ्रेम था जिसमें रेन का वेलोसिटी यू है और इट इज मेकिंग 45 डिग्री एंगल विद द वर्टिकल, 45 डिग्री एंगल विद द वर्टिकल। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक फ्रेम एस डैश जो है गर्ल से अटैच कर रहे हैं, गर्ल से अटैच कर रहे हैं। मतलब गर्ल से अटैच करने का मतलब ये है कि एस डैश जो है गर्ल से अटैच्ड है, इसका मतलब एस डैश जो है एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से, जो गर्ल का वेलोसिटी है वही वेलोसिटी एस डैश फ्रेम का वेलोसिटी हो जाएगा। वाई? बिकॉज एस डैश ये फ्रेम अटैच टू गर्ल, अटैच टू गर्ल मतलब गर्ल उस फ्रेम में रेस्ट पे रहेगी, मतलब गर्ल से ही अटैच कर दिया एस डैश फ्रेम, तो गर्ल जो वेलोसिटी से मूव कर रही है एस फ्रेम के में, वही वेलोसिटी एस डैश फ्रेम का रहेगा, ठीक है। दैट्स व्हाट वी मीन व्हेन वी से यू हैव ए फ्रेम अटैच टू गर्ल। फ्रेम अटैच टू गर्ल मतलब गर्ल का जो वेलोसिटी एस फ्रेम में क्या वेलोसिटी है गर्ल का 15√2 मीटर पर सेकेंड, वही वेलोसिटी एस डैश का होगा विथ रिस्पेक्ट टू एस, विथ रिस्पेक्ट टू एस, विथ रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। आप याद करो मैंने आपको पढ़ाया है कि इफ यू हैव टू फ्रेम्स, if we have two frames S and S डैश, आप हम चेंज ऑफ फ्रेम का एक टॉपिक है जी, पढ़िए थोड़ा, है ना वो टॉपिक, वो अच्छे से मैंने बता रखा है उसमें। चेंज ऑफ फ्रेम मतलब फ्रेम बदलता है, एक फ्रेम में अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन पोजीशन आपको पता है तो दूसरे फ्रेम में उस पार्टिकल का पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। चेंज ऑफ फ्रेम टॉपिक में मैंने डिस्कस किया है कि अगर आपको एक फ्रेम में किसी पार्टिकल का वेलोसिटी एक्सेलरेशन या पोजीशन पता है तो किसी दूसरे फ्रेम एस डैश में उसका पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इस पे मैंने डिस्कशन किया है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, देखो फिजिक्स ना आजकल सर्कस बना दिया है लोगों ने, ठीक है, तो उससे दूर हटिए। हम देख रहे हैं बच्चा लोग जो हम लोग से पढ़ा है सब आज टीचर बन गया है, एंड दे हैव मेड फुल सर्कस टू फिजिक्स, वो मत, वो सही नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। टेम्पोरली आप अच्छा फील करेंगे बट क्वालिफाई नहीं करेंगे, कोई अच्छा फिजिक्स आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना बड़ा मुश्किल है सब उस तरह का टीचिंग से, उस तरह का मतलब पढ़ाई पढ़ के आप कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बना पाओगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, थोड़ा सा वो कॉमेडी सर्कल से बाहर निकलेंगे तब जाके सीखेंगे। तो चेंज ऑफ फ्रेम का जो वो चैप्टर है, जो वीडियो मैंने बना रखा है उसको देखिए, ब्रीफली हम यहाँ पर लिख भी देते हैं लेकिन वहाँ पे अच्छे से उसको प्रूफ किया है, वहाँ पे बढ़िया से उसको प्रूफ किया है, ठीक है।
So if we have two frames S and S dash such that S dash moves with respect to S with velocity v, then if u is velocity of particle in S frame, then velocity of that particle in S dash frame is given by this. देखो क्या लिखे हैं, if you have two frames S and S dash such that S dash moves with respect to S with velocity v, S dash moves with respect to S with velocity v, right? Then if u is the velocity of a particle in S frame, if u is the velocity of the particle in S frame, then velocity of that particle in S dash frame is equal to velocity of that particle in S dash frame is equal to u dash equals to u minus v. What is v? V is the velocity with which S dash moves with respect to S. V is the velocity with which S dash moves with respect to S, right? तो अगर जिस फ्रेम में वेलोसिटी दिया हुआ है उसको S फ्रेम ले लेंगे, जिस फ्रेम में वेलोसिटी निकालना है उसको S डैश फ्रेम ले लेंगे, फिर S डैश फ्रेम का वेलोसिटी S फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखेंगे, S डैश फ्रेम का वेलोसिटी S फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो S डैश फ्रेम समझ रहे हैं? तो अगर वेलोसिटी किसी पार्टिकल का u है S फ्रेम में, तो S डैश फ्रेम में उस पार्टिकल का वेलोसिटी u डैश इक्वल्स टू u माइनस v हो जाएगा. U dash is the velocity of particle in S dash frame. U is the velocity of particle in S frame. V is the velocity of S dash frame with respect to S frame. तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने शुरू में जो कंडीशन दिया हुआ था जिसमें छाता को 45 डिग्री एंगल पे करना पड़ा था. 45 डिग्री का एंगल करने का मतलब है कि रेन ड्रॉप जो है वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल बना रहा था. तो जिस फ्रेम में ये सब इंफॉर्मेशन था उसको हमने S फ्रेम ले लिया है. अब क्या है, गर्ल इज रनिंग विथ 15√2, ठीक है. तो अगर मान लो इसको x एक्सिस मानते हैं तो v क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ s डैश फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू s क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ s डैश फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू s इज गोइंग टू बी 15√2 i कैप, ठीक है. हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको रेनड्रॉप का वेलोसिटी जो है मूविंग गर्ल के रिस्पेक्ट में निकालना है. रेनड्रॉप का वेलोसिटी जो है गर्ल के फ्रेम में निकालना है. विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल मतलब गर्ल के फ्रेम में, गर्ल से जो फ्रेम अटैच्ड है. द वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल मींस वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप इन अ फ्रेम अटैच्ड टू गर्ल. वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल का मतलब हो जाता है वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप इन अ फ्रेम अटैच्ड टू मूविंग गर्ल. सेम मीनिंग होता है. वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल, इट सिंपली मीन्स कि कोई ऑब्जर्वर अगर उस मूविंग गर्ल के फ्रेम में खड़ा है वो क्या वेलोसिटी रेनड्रॉप का देखेगा. सो इट इज सिंपली यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप इन अ फ्रेम अटैच टू मूविंग गर्ल. तो हमने मूविंग गर्ल के से एक फ्रेम अटैच कर दिया S डैश. अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि हम रेनड्रॉप का वेलोसिटी S डैश में निकाल दें. रेनड्रॉप का वेलोसिटी S में क्या है, व्हाट इज u क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप इन S फ्रेम. वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप इन S फ्रेम क्या है बताओ. अगर मान लो इसको x और y लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले ले x और y ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये x है ये y है, तो ये u है तुम्हारा, क्या लिखा गया ये u, आई 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा u sin 45 आई कैप माइनस या u cos 45 आई वर्टिकल कंपोनेंट किधर है,
डाउनवर्ड है तो इसको करेंगे माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, ठीक। ओके, नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप in S dash frame? Velocity of raindrop in S dash frame, which is I say U dash, is what? Velocity of raindrop in S frame minus velocity of S dash with respect to S, ठीक है। S dash ए फ्रेम अटैच टू मूविंग गर्ल, तो इसको कर लो, ये करोगे तो क्या आएगा बताओ, ये क्या आ जाएगा, U by root 2 I cap माइनस U by root 2 j cap minus 15 root 2 I cap. So this comes out to be U by root 2 minus 15 root 2 I cap minus, ठीक। अब आपको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि गर्ल जब 15√2 किलोमीटर पर आवर के साथ दौड़ती है तो उसको रेनड्रॉप वर्टिकल फॉल करता हुआ दिखता है, मतलब एस डैश फ्रेम में जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। एस डैश फ्रेम में रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करने का मतलब है कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो जीरो हो गया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो गया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होने का मतलब है कि u by root 2 minus 15 root 2 is simply zero. That simply means कि u by root 2 is u is, that simply means कि u is 30, ठीक है, u is 30। उस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, उस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक। सो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन इन एस डैश फ्रेम? वेलोसिटी ऑफ रेन इन एस डैश फ्रेम इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो गया, दैट बिकम इक्वल्स टू 30 बाई रूट 2 जे कैप। मतलब रेन ड्रॉप जो होगा 30 बाई रूट 2 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो ये हो जाएगा। कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क, आई एम हियर टू रिप्लाई, ठीक है, आई एम हियर टू रिप्लाई, तभी ये पूरा वर्क जो है सक्सेसफुल कहलाएगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन कोई मतलब नहीं है फिर ना वीडियो बनाने का, ठीक है ना, फिर कुछ और काम आदमी करेगा। तो जस्ट गो थ्रू दिस, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस थिंग्स। देखो सवाल बनाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, फिजिक्स को समझना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। सवाल बनाना एक सिर्फ वे माध्यम है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग फिजिक्स को लर्न करते हैं। वी आर स्टडिंग हिज सब्जेक्ट, राइट, इट्स अ डिवाइन सब्जेक्ट। तो ये सब बस एक माध्यम है फिजिक्स को समझने का, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का। आगे चले, कोई डाउट हो प्लीज आस्क। ये एक तरीका है, दिस इज द वे। दो क्या लिख रखा, ये 2021 जेई मेन में आया है। कार बी ओवरटेक्स कार ए, अनदर कार ए एट अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट विल द इमेज ऑफ कार बी appear to move in the mirror of focal length 10 centimeter fitted in the car A when car B is 1.9 meter away from car A? क्वेश्चन हमेशा ही दो बार पढ़ें। अगर क्वेश्चन कुछ समझने वाला चीज है दो बार पढ़े। क्वेश्चन समझना ही पहला स्टेप है। द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व ए न्यूमेरिकल इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल, you have done 25% of the problem, right? यहीं पे लोग जल्दबाजी कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन जल्दी में पढ़ेंगे, समझ में आधा अधूरा समझेंगे और सवाल करने बैठ जाएंगे, गलती होना ही है, स्वाभाविक है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ेंगे हम लोग। क्या है? कार बी ओवरटेक्स अनदर कार ए, कार बी ओवरटेक्स अनदर कार ए एट रिलेटिव स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि कार बी का जो वेलोसिटी है
वो कार ए का वेलोसिटी से 40 किलोमीटर पर आवर अधिक है। मतलब कार ए मान लो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो कार बी जो है 10 + 40 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। रिलेटिव स्पीड बोला है ना, रिलेटिव स्पीड ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए इज बेसिकली वीबी माइनस वीए। रिलेटिव स्पीड ऑफ कार बी माइनस रिलेटिव स्पीड ऑफ कार बी, और क्या आ गया, हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी with respect to car A is nothing but is VB minus VA। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखोगे, the relative velocity of B with respect to A। ये भी चेंज ऑफ फ्रेम सही है, VBA है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B with respect to M, relative velocity of B in a frame attached to it। Relative velocity of, that is simply means relative velocity of velocity of B, relative velocity of B with respect to A is velocity of B in a frame attached to it। वेलोसिटी ऑफ बी इन ए फ्रेम अटैच टू ए, ठीक है, दैट्स सिंपल। तो ये फार्मूला के तौर पे याद कर लिया, चेंज ऑफ फ्रेम वाला वीडियो देखें तो अपने आप आपको क्लियर है, ये यहीं से आ जाता है एक्चुअली, यहीं से, ठीक है, यहीं से ये चीज़ें निकल के आता है। तो इसका मतलब है कि अगर चूंकि सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो वी बी वी ए सेम डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये 40 आई कैप हो गया, यानी वी बी जो है वो वी ए से 40 अधिक है, ठीक है, 40 मीटर। सिंपल है, मतलब हम ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी जो है ए बी का ए के रिस्पेक्ट में 40 मीटर पर सेकंड है। मतलब ए पे कोई ऑब्जर्वर बैठ जाएगा ना, अगर ए पे कोई ऑब्जर्वर बैठ जाएगा तो वो जो बी का वेलोसिटी देखेगा वो 40 मीटर पर सेकंड देखेगा। अगर ए पे कोई ऑब्जर्वर बैठ जाएगा, जैसे एक मान लो कार बी है और ये कार ए है, तो if you keep an observer, if you have an observer on A, then this observer is going to see car B moving at, तब इसका मतलब ये भी होता है velocity of B with respect to observer attached to A। मतलब ए पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हो जाएगा तो वो बी का वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 मीटर पर सेकंड देखेगा। अब देखो आगे समझो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है इस क्वेश्चन का। हाउ फास्ट विल द इमेज ऑफ कार बी अपीयर टू मूव इन द मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फिटेड इन द कार ए। देखिए कार जो बैठता है आगे वाला सीट पे तो साइड में मिरर होता है, साइड में 2 मिरर होता है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है, एक्चुअली कॉन्वेक्स मिरर होता है ताकि पीछे का सारा कुछ दिखाई दे, दूर तक दिखाई दे, पीछे का सारा कुछ दिखाई दे। तो कॉन्वेक्स फील्ड ऑफ व्यू हाई होना चाहिए, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर लगाता है। यहाँ पे जो ड्राइवर और उधर ड्राइवर के बगल में पैसेंजर होता है, उधर भी एक मिरर होता है यहाँ पे, है ना, ऐसे करके मिरर निकालता है, उधर भी लगा होता है। इसमें ये मिरर में पीछे का सारा आता है, पीछे का सारा व्यू आता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस मिरर का जो फोकल लेंथ है ना 10 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है राइट साइड में होता है। और जो कार बी का जो पोजीशन है एक समय का दे रखा है कि हाउ फास्ट विल द इमेज ऑफ कार बी अपीयर टू मूव इन द मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फिटेड टू द कार ए व्हेन द कार बी वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.9 मीटर। कार बी जो है यहाँ से 1.9 मीटर दूर जब है तो मिरर में जो इमेज बन रहा है कार बी का, उसमें क्या स्पीड दिखेगा, जो इमेज का क्या स्पीड दिखेगा। ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो जो इसमें इमेज दिखेगा कार बी का, तो इमेज कितना फास्ट आता हुआ दिखेगा, इमेज इसका कितना फास्ट, इमेज का क्या वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो हमारा यू क्या है, अगर ये लेंस है हमारा मिरर है
तो मिरर के लेफ्ट साइड में है तो इसको हम लोग लेंगे -1.9, चूंकि सेंटीमीटर में सब कुछ है तो हम लोग इसको -190 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, अब इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इसमें जो डिस्टेंस दिखेगा कार का वो इमेज डिस्टेंस होगा, जो इसमें इमेज बनेगा उसका डिस्टेंस क्या होगा। फार्मूला क्या होता है जी, 1/v 1/f, so we'll find 1/v, 1/v is 1/f minus 1/u, that is 1/10 minus sorry 190 okay, so this is equal to 190 19 plus 1, so that becomes equal to 20/190, or v is 19/2, which is 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर। ठीक ठीक, अब निकालने क्या बोल रहा है तुमको, इमेज का वेलोसिटी निकालने बोल रहा है, इमेज का वेलोसिटी निकालने बोल रहा है। तो इमेज का वेलोसिटी निकल जाएगा, आपको क्या दिया हुआ 1/v is 1/u equals 1/f, तो राइट हैंड साइड तो कांस्टेंट है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में u और v है वो तो टाइम वेरिंग है ना, u और v तो चेंज हो रहा है, कार जो है नजदीक आता जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसका डेरिवेटिव ले लें हम लोग तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/v स्क्वायर dv/dt प्लस सॉरी माइनस 1/u स्क्वायर du/dt equals to 0, equals to 0. So that means your dv/dt equals to minus v square by u square, या इसको v square by u square माइनस du/dt। ठीक है, तो du/dt क्या है, du/dt इज du/dt क्या है 40, इनफैक्ट इट इज अगर इसको u लिखते हो ना तो ये जो du/dt होगा, चूंकि du/dt u इज फॉलिंग, तो du/dt विल बी इनहेरेंटली नेगेटिव, इनहेरेंटली नेगेटिव, तो ये हो जाएगा du/dt इज बेसिकली माइनस ऑफ 40, चूंकि du/dt जो है इनहेरेंटली नेगेटिव है, टाइम dt तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन चेंज इन u जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, u इज फॉलिंग, u इज फॉलिंग, जैसे यहाँ से अगर डिस्टेंस लोगे ना x, तो dx/dt इज 40, बट u जो है ना x यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। अगर रेफरेंस यहाँ लेते हैं और यहाँ से पोजीशन लेते हैं कार b का, तो कार b का लिए जो x है वो बढ़ रहा है, तो dx/dt इज 40, लेकिन जो ये है 1.9 u वो घट रहा है, सो du/dt इज माइनस ऑफ 40, du/dt इज माइनस ऑफ 40। ठीक है, ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत हो तो पूछना हमसे। ठीक है, अच्छा v स्क्वायर बाई u स्क्वायर कर लो, ये हो गया इमेज स्पीड, इमेज स्पीड, तो v बाई यू स्क्वायर, v स्क्वायर कितना है 9.5 का स्क्वायर, और u कितना है 1.9, लेकिन ये मीटर में है भाई, तो मीटर में है तो सेंटीमीटर में करोगे तो 1.9 × 2 हो जाएगा, 190 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। ठीक है, इंटू du/dt इज 40। ठीक है, तो 19×5 = 95 होता है, तो 2 आ चुकी है स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा यहाँ, और 25 चौका 100 और 1 0 और, यानी 0.1 मीटर पर सेकेंड, 0.1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है जी, ए आंसर होगा इसका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, गुड, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम यू आस्क मी। मुझे देखिए फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते it is now 20 years, more than 20 years, and I have been teaching all topics.
ठीक है, तो आप पूछिए। आई हैव सेवरल वेज ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मेरा तो स्टूडेंट लोग देखिए इंडिया का फेमस टीचर लोग है, नाम नहीं लेंगे, बट दे आर वेरी फेमस, वेल नोन टीचर्स। ओके, लेट्स गो अहेड। क्या है देखो, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर and 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक। A person is walking in train A in direction opposite to its motion with a speed of 1.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। The speed of this person as observed from train B will be close to, एक यहाँ ट्रेन ए है, ठीक, पैरेलल ट्रैक पे सामने से एक ट्रेन बी भी आ रहा है, ठीक। अब ट्रेन ए का जो स्पीड है क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी का स्पीड क्या है, ओके। अब ट्रेन ए के अंदर एक बंदा है, वो ट्रेन के अंदर ही इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में 1.8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, 1.8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, ओके, बढ़िया। देखो अब क्या पूछा तुमसे, स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन बी विल बी क्लोज टू। देखो एक बार समझो थोड़ा सा, मतलब प्रोसेस वाइज कैसे करते हैं उसके, फिर आप बेशक बिना कोई प्रोसेस के आप समझ के कर सकते हो, ये तो बिल्कुल इजी है ऐसे तो। देखो अगर मान लो ये सब जो वेलोसिटी दिया हुआ है, ये सब जो वेलोसिटी दिया हुआ है, तो हम मान के चलें कि ये सारा वेलोसिटी एस फ्रेम में दिया हुआ है, ये सारा वेलोसिटी सपोज को एस फ्रेम में दिया हुआ है, ए बी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व विथ फ्रॉम ट्रेन बी, स्पीड ऑफ मैन सीधे फार्मूला से भी कर सकते हो अगर फ्रेम में नहीं करना चाहते हो, एज ऑब्जर्व्ड from train B. So this is nothing but it is relative velocity of, it is nothing but it is, अभी बताया था ना, relative velocity of B with respect to A is basically velocity of B in a frame attached to A, ठीक है। तो relative speed of man as observed from train B means speed of man as measured by observer in train B, or speed of man in a frame attached to B, speed of man in a frame attached to B. So this is nothing but relative speed or relative velocity of, इसका मैग्नीट्यूड कर दोगे तो स्पीड हो जाएगा, of man with respect to B, ठीक है। सिर्फ relative velocity of man with respect to train B, that is equal to velocity of man minus velocity of train B। अब velocity of man क्या होगा, अगर S फ्रेम में बात करें तो velocity of man क्या होगा, देखो man का दो velocity है, one is along with the train A and another is with respect to train A। देखो man जो ट्रेन के अंदर है, A के अंदर, वो A का सारा velocity इनहेरिट करेगा। जो बॉडी, जो आदमी जिस फ्रेम में होता है उस फ्रेम का सारा मोशन इनहेरिट करता है, ये एक सत्य है। जो आदमी जिस फ्रेम में होता है उस फ्रेम का सारा मोशन को इनहेरिट करता है, ये एक सत्य है, दिमाग में डाल दीजिए इसको, ये हमेशा ही सही होता है।
आप अर्थ पे है, अर्थ का सारा मोशन इनहेरिट करेंगे। तो चूंकि ये आदमी ट्रेन के अंदर है, मैन एम, ही इज इन ट्रेन ए, सो ही इज गोइंग टू इनहेरिट ऑल द वेलोसिटी ऑफ ए। वो ए का सारा वेलोसिटी को इनहेरिट करेगा, ए का सारा वेलोसिटी इनहेरिट करेगा। तो मैन का एक तो वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और एक उसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी सुपरपोजिशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, जो कि वो इनहेरिट करेगा, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी आर कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ए का वेलोसिटी 36, यानी इसके अंदर एक तो 36 किलोमीटर पर आवर आगे है, और ये 1.8 बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये Vm क्या हो जाएगा, Vm इज गोइंग टू बी सिंपली 36 किलोमीटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो कि वो ट्रेन से इनहेरिट करेगा, माइनस 1.8 किलोमीटर पर आवर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जो कि वो ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता तो जोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वो इतना अभी स्टेपिंग नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो जाएगा, है ना। सिंपल समझ में आ ही रहा तो इतना क्या फार्मूला लगाना। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी एक्चुअली 36 किलोमीटर पर आवर विच इज इनहेरिटिंग फ्रॉम द ट्रेन, एंड माइनस 1.8, क्योंकि वो ट्रेन के अंदर मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो वेलोसिटी मैन वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इस डायरेक्शन को अगर x मानते हो तो ये हो जाएगा 34.2 आई कैप। और वेलोसिटी ऑफ b क्या है, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो क्या लिखाएगा, दिस इज 72 किलोमीटर पर आवर इन बैकवर्ड डायरेक्शन माइनस आई कैप। सो दिस इज Vm minus Vb, and Vb is 72 minus I cap, ठीक। ये क्या आ जाएगा, 106.2 किलोमीटर पर आवर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन आपका आंसर जो दिया हुआ है ना वो मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में कर लो इसको, 106.2 गुने 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो करें इसको, 9 दूनी 18, 9 का 9, 9 का 9, 7 2, 9 72, 11 5 55 और 8 5 40 है, नहीं अभी और 2 और है, 11 5 55 और 8 5 40, $29.5 मीटर पर सेकंड, $29.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्या बोल रहा है, when the car is at rest its driver sees raindrop falling on it vertically। जब कार रेस्ट पे है तो ड्राइवर रेन ड्रॉप को वर्टिकली फॉल करता हुआ देख रहा है, ठीक। when driving the car with a speed of v he sees the rain are coming at 60 degree with the horizontal, अच्छा, ठीक। on further increasing the speed the car to 1 plus beta v this angle changes to 45 degree with the horizontal, ठीक है। देखो एक्चुअली ये सब जो है ना, जो एंगल है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार है। देखो इनिशियली द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, मतलब ये सब एंगल क्या है, ये एंगल कौन देख रहा है रेन ड्रॉप के अंदर, कार में जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो देख रहा है, कार में जो आदमी बैठा हुआ है वो देख रहा है। तो कार में जो बैठा हुआ आदमी जो वेलोसिटी देखेगा रेन का वो क्या होगा, दैट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू कार। भाई कार में जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वही ये सब एंगल देख रहा है ना,
जब कार रेस्ट पे है तो कार में जो ड्राइवर है, ड्राइवर को ऑब्जर्वर मान लो, तो कार में जो ड्राइवर है वो रेन ड्रॉप को वर्टिकली फॉल करता हुआ देख रहा है। जब कार v वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो वो रेन ड्रॉप को 60 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाता हुआ देखता है। मतलब कार में जो ऑब्जर्वर रेन ड्रॉप का वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा है वो वेलोसिटी 60 डिग्री एंगल बना रहा है। कार और 1 प्लस बीटा वी से मूव कर रहा है तो वो एंगल अब 45 डिग्री देख रहा है। So what are these directions? These are the basically direction of velocity of the rain as observed by the observer in the car. Or these are the velocity, the direction of velocity of the raindrop with respect to the observer in the car. So I can say these are basically the directions of the relative velocity of the rain with respect to driver. So relative velocity of the rain with respect to driver initially is when the driver was at rest, when car is at rest, जो रेन ड्रॉप था वो वर्टिकली फॉल कर रहा था, मान लो u वेलोसिटी से फॉल कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू कार? वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू कार V1c कर देता है। C stands for car and 1 stands for rain, V1c, ठीक है। इनिशियली इन द फर्स्ट केस it was equal to velocity of raindrop minus velocity of car, V1c। पता हम लोग पढ़े हैं ना, relative velocity of A with respect to B, relative velocity of A with respect to B is VA minus VB. So velocity of raindrop with respect to car, इसको 1 से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्या, R कर दें, रेनड्रॉप को R कर देते हैं। velocity of raindrop with respect to car is velocity of raindrop minus velocity of car। तो शुरू में velocity of raindrop क्या है, अगर इसको x ले लो और इसको y ले लो तो रेनड्रॉप शुरू में वर्टिकली फॉल कर रहा था ना, वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा था, तो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है तो उसको क्या लोगे, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और कार शुरू में रेस्ट पे था तो शुरू में वेलोसिटी क्या था, माइनस u j कैप, वर्टिकली फॉलिंग। व्हेन कार मूव्स एट moves with vi cap, when car moves with vi cap, what is the relative velocity of rain with respect to car? That will be equal to this, vr क्या हो जाएगा, velocity of rain क्या हो जाएगा जी, velocity of rain तो वही रहेगा माइनस uj कैप, और velocity of car क्या हो गया, अब ये हो गया, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार। और ये एंगल कितना बना रहा है भाई, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल, ठीक, 60 डिग्री एंगल। ये x हो गया, ये y हो गया, इसको हटा देते हैं। बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिए, इस सर्कस वाले जो क्लासेस हैं उससे बाहर निकलिए और थोड़ा समझिए इसको। ये वेलोसिटी है VRC, यही देख रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये एंगल कितना बनेगा भाई, दो कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट हो गया तुम्हारा V, चूंकि नेगेटिव x डायरेक्शन में है इसलिए माइनस VI कैप है, और ये हो गया आपका U। तो tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 is u upon v, ठीक, अच्छा, ठीक। अब क्या हो रहा है, when car moves with 1 plus beta v, when car moves with 1 plus beta v, आई कैप लिख दे, x डायरेक्शन में मान लो कार मूव कर रहा है। Then your VRC is how much? Velocity of rain with respect to car is
velocity of rain is VR minus VC। ये क्या हो जाएगा, माइनस UJ कैप, ठीक। अब ये एंगल कितना बना रहा है तुम्हारा, ये एंगल 45 बना रहा है। वो इसलिए 45 बना रहा है क्योंकि x कॉम्पोनेंट अब बढ़ गया, ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस बीटा वी और y कॉम्पोनेंट u ही है। ये एंगल अब 45 डिग्री हो गया, तो यहां हो जाएगा tan 45 इज u प्लस 1 प्लस बीटा वी। ये क्या हो गया, ये हो गया √3, ठीक है। अब tan 45 क्या होता है, 1 प्लस बीटा और u बाई वी क्या है, √3, u बाई वी इज √3, ठीक। यानी कि 1 प्लस बीटा इज √3 और बीटा इज √3 माइनस 1, तो 1.732 माइनस 1, सो इट इज 0.732। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप किए हैं, बाकी धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा तो जल्दी जल्दी आप ये सब कर लेंगे, है ना। अभी तो चूंकि स्टार्टिंग है तो हम एक एक करके बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। कुछ यही चीज पीछे भी था हमारा, जो चेंज ऑफ फ्रेम करके बनाया था ना यहाँ पे वाला क्वेश्चन, वो भी यहाँ भी वही था, है ना। ये तो हम फ्रेम रेम ले लिए थे, बट यहाँ भी वैसे ही कर सकते हो तुम भी, कि भाई शुरू में जब गर्ल स्टैंडिंग था, इसको वैसे भी कर सकते हो तुम। इसको मान लो, इस क्वेश्चन को भी जैसे बोल रहे हैं ना, गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, होल्ड्स अम्ब्रेला 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, मतलब 45 डिग्री। तो शुरू में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब वही पिछला उस क्वेश्चन को ही हम बता रहे हैं फिर से, कि इसका भी ऐसे ही है, मतलब ठीक है। शुरू में 45 डिग्री एंगल बना रहा था, तो बाद में जो है वर्टिकल हो गया, मतलब वर्टिकल कौन देख रहा है, गर्ल, ठीक है। तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल इज वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल। तो अभी क्या है, अभी वेलोसिटी क्या था, 45 डिग्री। अगर मान लो इसको x और इसको y ले लें, तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि ये जो था तुम्हारा, ये मान लो u है, दिस वाज नथिंग बट u cos 45 और u sin 45, sin cos 45 का तो सेम ही रहता है ऐसे, u sin 45 i कैप माइनस u cos 45 j कैप, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया, ठीक है। माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल, वेलोसिटी ऑफ गर्ल मान लो गर्ल इज मूविंग 15√2, सॉरी आई कैप। सो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल। और ये वर्टिकल है, ये जो है वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब हो गया कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 0 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है। इस तरह से भी सिंपली आप इसको कर सकते हैं, ये 0 है, फिर वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो रेन ड्रॉप वगैरह दिखाता है वो रेन ड्रॉप का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हु इज ऑब्जर्विंग इट, है ना। ओके, कर चुके हैं हम लोग। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर travels at a speed of 80 km per hour. Another freight train of length 120 meter travels at the speed of 30 km per hour.
the ratio of time taken by passenger train to completely cross the freight train when they are moving in same direction. देखो, when they are moving in same direction, पैसेंजर ट्रेन जो है 80 किलोमीटर है और फ्रेट ट्रेन तुम्हारा 30 किलोमीटर है. अगर वन वाला केस लेते हैं, इफ दे आर मूविंग, बोथ आर मूविंग नेक्स्ट डायरेक्शन, तो उस केस में व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पी लिख दिया, वीपी. वीपी वुड बी 80 आई कैप. और फ्रेट ट्रेन VF, freight train, that is equal to how much? 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. सो अगर जब पास ओवरटेक करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी देखना पड़ेगा ना. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन विद द फ्रेट ट्रेन विल बी इक्वल टू VP माइनस VF एंड दैट इज इक्वल टू 80 आई कैप माइनस 30 आई कैप. इतना नहीं करने पे भी कोई क्लियरली ऐसे बोल देगा कि हाँ घटेगा, और जो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो जुड़ेगा वेलोसिटी. ठीक है. 50 आई कैप हो गया. तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा भाई? अच्छा ठीक है. और सेकेंड केस में क्या है? सेकेंड केस में वीपी तो तुम्हारा वही है पैसेंजर ट्रेन, लेकिन फ्रेट ट्रेन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. ठीक है. तो हो जाएगा माइनस 30 आई कैप. सो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा VP माइनस VF, दैट इज 80 आई कैप माइनस 30 आई कैप. ऐसे इतना नहीं भी करके आप सीधे भी कर सकते हैं, माइनस प्लस. ठीक है. सॉरी, आई कैप. तो जब सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी आपका जो है 50 आई कैप है, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी से जुड़ जा रहा है 110 आई कैप है. ठीक है. अब क्या पूछ रहा है तुमसे? रेशियो क्या होगा जब आपका सेम डायरेक्शन में होगा? तो उस केस में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? 60 प्लस 120. 60 प्लस 120 वुड बी डी अपॉन 50 हो जाएगा. और जब आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा? डी अपॉन 110. तो कितना आ जाएगा? डी तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा. तो लेंथ नहीं भी देता तब भी हमारा काम चल जाता. 11/5 हो जाएगा. 11/5. देखो ये स्टेप्स है. आप अगर एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे तो क्लियर पता चल जाएगा कि भाई जब एक डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी घट जाएगा, आज ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगा. अब देखे भी हो ना ट्रेन में, देखो कभी जैसे पैरेलल ट्रैक पर ट्रेन चलता है, सेम डायरेक्शन में होता है तो काफ़ी टाइम लगता है ओवरटेक करने में, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन है तो बेटा सटासट एकदम पास कर जाता है. ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है एकदम आवाज़ करते हुए सुई पास कर जाएगा. ठीक है. तो बहुत जल्दी क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी एडअप हो जाता है. रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी जो है एडअप हो जाएगा. ठीक है. आप ऑब्जर्व किए होंगे, ट्रेन में चलते होंगे तो ऑब्जर्व किए, बहुत कम टाइम लगता है. जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन होता है तो इट टेक्स वेरी लेस टाइम इन क्रॉसिंग ईच अदर. ठीक है. बिकॉज वहाँ रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी एडअप हो जाता है. देखो कैसे एडअप हो रहा है. ठीक है. मैथमेटिकली भी समझना बहुत जरूरी है क्यों एडअप हो रहा है. ठीक है. तो उससे थोड़ा ज़्यादा आप कन्विंस हो जाएंगे, उससे आप ज़्यादा कन्विंस हो जाएंगे क्यों वेलोसिटी एडअप हो रहा है. मतलब उसका एक अच्छा मतलब थॉट लेवल डेवलप होगा. ठीक है. मैथमेटिकली कैसे हो रहा है. ठीक है. एडअप हो रहा है समझ में आ रहा है, लेकिन हाउ इट इज़ कमिंग अप एक्सप्लेन कैसे कर पाएंगे पेपर के ऊपर. तो पेपर के ऊपर इस तरह से एक्सप्लेनेशन उसका है. ठीक है. ओके, आगे चलिए. देखिए अच्छा, ये पिछला क्वेश्चन कब आया था यार? ये 2019 का मेन में आया था. 2019 का मेन एग्जाम में. ये देखो, the body is at rest at x equal to 0. At t equal to 0, it start moving in positive x direction with constant acceleration. ठीक. At the same time, same instant, another body passes through x equal to 0, moving in positive x direction with a constant speed. एक जो बॉडी है वो रेस्ट से चालू हुआ है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना चालू किया. दूसरा जो बॉडी है वो एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. The position of first body is given by x1 t after time t, and that of second body is given by x2 t after the same time interval.
विच आर फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली डिस्क्राइब x1 माइनस x2। देखो बहुत सिंपल है। पहला बॉडी जो है वो रेस्ट से चालू हुआ है और सपोज को a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो एट टाइम t व्हाट इज द पोजीशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वुड बी हाउ मच, u तो 0 है क्योंकि रेस्ट से चालू हुआ है। x2t क्या हो जाएगा, सेकेंड बॉडी जो है वो बिल्कुल वही इंस्टेंट पे स्टार्ट किया है और वही पोजीशन x इक्वल 0 और t इक्वल 0 वही सेम पोजीशन से स्टार्ट किया है, लेकिन उसका स्पीड शुरू से ही कांस्टेंट है, शुरू से ही एक कांस्टेंट वेलोसिटी में स्पीड मेंटेन करके चला है। मान लो u स्पीड है, वह शुरू से ही t इक्वल 0 पे भी जो स्पीड था वो u था, मतलब वो रेस्ट से चालू नहीं हुआ है, वो रेस्ट से चालू नहीं हुआ है, वो स्टार्टिंग से ही u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो x1t माइनस x2t क्या हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यूटी। ये देखिए पैराबोला का इक्वेशन है, बट आप कहेंगे पैराबोला तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, ये भी है। तो एक चीज समझो, व्हेन t इज वेरी स्मॉल, जब संख्या बहुत छोटा होता है, मान लो t 0.2 है, तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है। एक से कम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो संख्या और छोटा हो जाएगा। 0.8 है, 0.8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.64, 0.64 लेस देन 0.8। 0.2 है, 0.2 का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, 0.04 बहुत कम हो जाएगा। 0.02 है, 0.02 का स्क्वायर हो जाएगा 0.0004। So when number is very small, its square becomes very small. ठीक है, यानी for when t is very small, t square is very small compared to t। इसका मतलब यह है for a very small t, your linear terms, देखो जो लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म यहाँ क्या है भाई, ये लीनियर टर्म है, ये t लीनियर फंक्शन है, ये t क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर टर्म डोमिनेट करेगा क्वाड्रेटिक टर्म पर। Because when t is small, t square is very small compared to t. t square is very small compared to t. So linear term जो है वो क्वाड्रेटिक टर्म के ऊपर डोमिनेट करेगा, और उस केस में आपका जो x2t x1t माइनस x2t जो है वो नेगेटिव हो। ठीक, when t is large, then t square is very large compared to t, मीन्स उस केस में जो क्वाड्रेटिक टर्म होगा वो लीनियर वाले टर्म पे डोमिनेट करेगा, क्योंकि तुमको a और u कुछ दे नहीं रखा है, इसलिए सब डिस्कशन कर रहा है। यानी कि फॉर वेरी स्मॉल t दिस इज नेगेटिव, फॉर वेरी लार्ज t दिस इज पॉजिटिव। ग्राफ पैराबोलिक है, कोई भी इक्वेशन जो एक ये कोई वेरिएबल ही है ना, y एक्सिस पे लिया है तुमने ना, जो y में लीनियर और t में सॉरी एक वेरिएबल में, यहाँ t वेरिएबल है, एक y है, y इज व्हाट x1t माइनस x2t। कोई भी इक्वेशन जो एक वेरिएबल लीनियर हो दूसरे में क्वाड्रेटिक हो, ये y में लीनियर है और t में क्वाड्रेटिक है, विथ एब्सेंस ऑफ क्रॉस टर्म, विथ एब्सेंस ऑफ xy टर्म, दैट इज पैराबोला। तो पैराबोला होगा, लेकिन पैराबोला ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप देख सकते हो व्हेन t इज वेरी स्मॉल, जो क्वाड्रेटिक टर्म होगा वो छोटा होगा कंपेयर टू लीनियर टर्म, लीनियर टर्म डोमिनेट करेगा। जब लीनियर टर्म डोमिनेट करेगा क्वाड्रेटिक टर्म के ऊपर, तो ये दिस माइनस दिस विल बी नेगेटिव। व्हेन फॉर लार्ज t दिस क्वाड्रेटिक टर्म वुड बी डोमिनेटिंग ओवर लीनियर टर्म। ठीक है, और उस केस में आपका ये जो है पॉजिटिव रहेगा, यानी शुरू में नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को भी, कहीं ना कहीं एक्सिस को क्रॉस भी तो करेगा ना, गलत है, नेगेटिव है भी पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं ये क्रॉस भी करेगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर है, ये तो गलत है ना, शुरू में नेगेटिव होगा, यहाँ शुरू में नेगेटिव दिया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तो शुरू में पॉजिटिव ले रखा है, ये भी गलत है, ये सही आंसर है।
ऐसे भी मतलब इस टाइप का कॉर्नर्स नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, आराम से स्मूथ कर्व है ना, डिफरेंशिएबल भी है। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो, a boat which has a speed of 5 km per hour in still water crosses a river of width 1 km along the shortest possible path. Shortest possible path. The velocity of river water in kilometer per hour is very simple. ये रिवर है, ठीक। मैं पहले भी आपको बताया था, जो एससी वर्मा का हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, तो मैं बोला था कि जब भी बोट रिवर में मूव करता है, चलता है, तो हमेशा ही वो रिवर का वेलोसिटी इनहेरिट करता है। कोई भी चीज आप भी स्विमिंग करोगे ना, तो रिवर का जो वेलोसिटी होगा वो तो इनहेरिट करोगे ही, और एक वेलोसिटी जो होगा वो आपका होगा विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। सो वेलोसिटी ऑफ बोट will always be equal to velocity of river plus velocity with respect to river plus velocity with respect to a river। इसको U कर देते हैं, ठीक है। velocity, net velocity of boat will be equal to velocity of river, जो कि वो इनहेरिट करेगा। रिवर का वेलोसिटी हमेशा ही बोट के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है। रिवर का अगर मान लो उसका बोट का मोटर नहीं भी चलाओगे ना, तो आपका वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जीरो हो जाएगा, लेकिन रिवर का वेलोसिटी तो इनहेरिट करेगा ही, वो तब भी चलता रहेगा रिवर का वेलोसिटी से। अगर बोट का मोटर बंद भी कर दोगे तो रिवर का वेलोसिटी से तब भी वो चलता रहेगा, ठीक है। और जब मोटर चलाओगे तो उसका एक वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होगा, जो इस वेलोसिटी पे जाके एड अप हो जाएगा। So net velocity of boat VB is basically the velocity of river plus velocity with respect to river. Velocity with respect to river. So UB is, this is velocity of river plus velocity of boat with respect to river. ये आप चाहो तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला फार्मूला से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि UB क्या है, UB is velocity of boat with respect to river is VB minus VR, velocity of boat minus velocity of river। UB क्या है, velocity of boat with respect to river is simply velocity of boat minus velocity of river। वही चीज को यहाँ लिख रहे हैं दूसरे तरीके से, ठीक है। सो नेट वेलोसिटी ऑफ बोट इज सिंपली वेलोसिटी ऑफ रिवर, जो कि वो इनहेरिट कर रहा है रिवर से, plus velocity which it has with respect to river, velocity which it has with respect to river। ये हम लॉजिकली समझ, फार्मूला से भी, रिलेटिव वेलोसिटी के फार्मूला से भी ये चीज क्लियर हो रहा है, ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है, बोट विच हैज a speed of 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बोट का जो अपना वेलोसिटी है ना रिवर के रिस्पेक्ट में, वो 5 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा देखो, बोट का कंट्रोल देखो, बोट के पास जो है ना, ये अपना एक स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो डायरेक्शन हमेशा ही अपना कंट्रोल कर सकता है, डायरेक्शन उसके हाथ में है। स्पीड उसके हाथ में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो तो उसके मोटर पर डिपेंड करेगा, वो तो उसके मोटर पर डिपेंड करेगा। अगर बोट चाहे कि हम 5 से 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले, नहीं चलेगा, क्योंकि उसका मोटर का कैपेसिटी ही है 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन किस डायरेक्शन में मूव करना है वो तो बोटमैन का चॉइस है ना, बोटमैन का चॉइस है किस डायरेक्शन में हम वेलोसिटी अपना रखें, वो तो बोटमैन का चॉइस है, ठीक है। तो वो हम लोग दिमाग में रख के चलते हैं। बोट विच हैज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्पीड स्टिल वाटर क्रॉसेज अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। यानी बोथ जो पाथ, बोट का जो फाइनल पाथ जो ले रहा है बोट ना, वो कुछ ऐसा है, बोट ये पाथ ले रहा है, यानी बोट का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, बोट का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कोई इस डायरेक्शन में है। बोट का रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है VB वो इस डायरेक्शन में, बट दिस VB इज वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट। तो यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ वेक्टर एडिशन का अगर फार्मूला लगाएं तो ये मान लो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, जो कि हमेशा अलोंग द फ्लो होता है, अलोंग द बैंक होता है, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो होगा ना, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तभी जोड़ के वर्टिकल होगा ना जी, तभी जोड़ के वर्टिकल होगा ना।
जो नेट वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में जा रहा है। शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है, रिजल्टेंट वेलोसिटी बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ के लॉन्ग है, रिजल्टेंट वेलोसिटी बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ के लॉन्ग है। वीआर का डायरेक्शन हमें पता है, वीआर का डायरेक्शन फ्लो के डायरेक्शन में होता है, वीआर का डायरेक्शन हमेशा रिवर फ्लो के डायरेक्शन में होता है। तो ये तो ऐसे है, तो किस डायरेक्शन यूबी होगा, सच दैट यूबी प्लस वीआर इज वीबी, एंड वीबी इज बिल्कुल नॉर्थ डायरेक्शन में। ये साउथ है तो ये नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ, नेट वेलोसिटी जो है वो ड्यू नॉर्थ है। तो जो यूबी होगा, बोट का जो अपना वेलोसिटी होगा, बोट का जो अपना वेलोसिटी होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, बोट का जो अपना वेलोसिटी होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लाई करेगा। ठीक, अब इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। देखो क्या है, 1 किलोमीटर ये दे रखा है, ठीक है। अब 15 मिनट में कवर कर जा रहा है, 15 मिनट में कवर कर जा रहा है। 15 मिनट मतलब क्या हो गया, टाइम टेकन इज 15 मिनट। 15 मिनट मतलब 1/4 आवर, ये कितना हो जाएगा, टोटल विड्थ ऑफ रिवर अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट वीबी, ठीक है। यानी d इज गिवन टू यू 1, यानी वीबी क्या हो जाएगा, वीबी वुड बी 4 किलोमीटर पर आवर, वीबी इज 4 किलोमीटर पर आवर, ये आपका ठीक है। और बोट का अपना वेलोसिटी दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, यूबी इज 5, यूबी इज 5, ठीक है। यानी वी आर क्या हो जाएगा, वी आर इज, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, बोट का स्पीड तो पता ही है, रिवर का स्पीड तो पता ही है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और नेट वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो क्या हो जाएगा, वी आर इज नथिंग बट अंडर रूट वी बी स्क्वायर माइनस यू बी स्क्वायर, दैट इज ठीक है 3 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट हो, ऑलवेज अवेलेबल। क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ ले रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब हो गया जो बोट का रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ड्यू नॉर्थ है। रिवर का वेलोसिटी हम लोग को पता है, बोट का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ड्यू नॉर्थ है, बोट का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ड्यू नॉर्थ है। रिवर का वेलोसिटी ये होता है, ठीक है। तो अगर रिवर का वेलोसिटी ये हो गया, बोट का रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हो गया, तो ऑफ कोर्स जो आपका जो बोट का जो रिलेटिव वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वो हमेशा ही इस डायरेक्शन में होगा, यू बी, दिस वुड बी वी आर एंड दिस वुड बी नेट वेलोसिटी, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके। ये देखो क्या लिखा है, रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, रिवर वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रहा है, ठीक है, बढ़िया बात है। ये बैंक हो गया, रिवर बैंक, ये बैंक हो गया, ठीक है, ये आपका बैंक हो गया। अब क्या बोल रहा है, ए मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर, आदमी यहां है, इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर, want to swim across the river in shortest time, want to swim with shortest time, ठीक है। देखो, he would swim in the direction, he would swim in a direction, बात समझो। देखो यहां पर शॉर्टेस्ट पाथ था, शॉर्टेस्ट पाथ तो क्लियर है, ये शॉर्टेस्ट टाइम के लिए किधर स्विम करेगा, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए किधर स्विम करेगा। देखो पूरा इस पार से उस पार जाना है, अगर हम लोग ये x लेते हैं, y लेते हैं, ठीक है, तो इस पार से उस पार जाने के लिए इसको कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा, इट हैज टू ओवरकम ए डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये d इज द विड्थ, इफ d इज द विड्थ then this man has to cover displacement of d in y direction, ये मैन जो है वो d डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में क्या कवर करता है उससे उसका कोई मतलब नहीं है कि इस पार से उस पार जाने में x में क्या ट्रेवल कर रहा है या x में क्या उसका वेलोसिटी है, इट डजंट मैटर व्हेन इट कम्स टू ट्रेवलिंग d डिस्टेंस इन y डायरेक्शन।
देखो मैन का जो रिजल्टेंट, मैन का रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, मैन का रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा v वुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर सुपर इम्पोज ऑन द वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, नेट वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, तो कितना टाइम रिवर को क्रॉस करने में लगेगा वो इस वेलोसिटी के y कॉम्पोनेंट पर डिपेंड करता है। x कॉम्पोनेंट सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि ये स्विम करते करते कितना बह के इधर चला जाता है। ठीक है, बट ये कितना देर में स्विमिंग करेगा, कितना देर में रिवर को क्रॉस करेगा, वो इस वेलोसिटी के x कॉम्पोनेंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो इस वेलोसिटी का जो रिजल्ट है वेलोसिटी उसके y कॉम्पोनेंट पे डिपेंड करता है। x कॉम्पोनेंट विल ओनली डिसाइड कि क्रॉस करते करते बह के वो कितना दूर चला जाता है। समझ रहे, ये कितना देर में इसको ट्रेवल करता है, इट विल ओनली डिपेंड ऑन द y कॉम्पोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी। टाइम टेकन to cross the river just depend on y component of net velocity। x component only decide कि ये क्रॉस करते करते कितना हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि जो क्रॉस करने के लिए डिस्प्लेसमेंट जो चाहिए ना वो y डायरेक्शन में चाहिए, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट d जैसी कवर करेगा रिवर क्रॉस कर गया वो। अब उस दौरान x में कितना मूव करता है वो डिपेंड करेगा कि इसका x कॉम्पोनेंट वेलोसिटी क्या है। लेकिन y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी डिसाइडेड ओनली बाय द y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसमें कितना टाइम लगेगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द y कॉम्पोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब y कॉम्पोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी जितना हाई होगा उतना टाइम कम लगेगा। अब एक चीज समझिए, मैन का कितना वेलोसिटी स्विम करेगा उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा वो मैन का स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, वो उसको बढ़ा नहीं सकता है। अगर मैन इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट तो 10 मीटर पर मिनट से 50 नहीं कर सकता है, लेकिन उसके हाथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो किस डायरेक्शन में स्विम करेगा, किस डायरेक्शन में स्विम करेगा वो उसके हाथ में है। तो आप बताइए मुझे, अगर टाइम कम लेना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका y कॉम्पोनेंट मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। y कॉम्पोनेंट मैक्सिमाइज कौन करेगा, रिवर के वेलोसिटी का कोई y कॉम्पोनेंट नहीं होता है, रिवर के वेलोसिटी का कोई y कॉम्पोनेंट नहीं होता, वेलोसिटी रिवर इज ऑलवेज इन एक्स डायरेक्शन। तो जो भी y कॉम्पोनेंट इस वेलोसिटी में आ रहा है वो मैन के वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट विल बी द y कॉम्पोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। जो इसमें कोई y कॉम्पोनेंट नहीं है, इट इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ x। इस वेलोसिटी में y कॉम्पोनेंट होता है। ठीक है, तो इसका जो y कॉम्पोनेंट होगा वही नेट वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट होगा। तो y कॉम्पोनेंट अगर मैक्सिमाइज करना है तो उस केस में क्या करेगा, मैन पूरा का पूरा अपना वेलोसिटी y के अलॉन्ग रखेगा तो इसका y कॉम्पोनेंट मैक्सिमाइज हो जाएगा। भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट बेसिकली वेलोसिटी ऑफ मैन का y कॉम्पोनेंट है। अगर मैन पूरी तरह से ड्यू नॉर्थ में ट्रेवल करता है तो पूरा का पूरा जो वेलोसिटी है ना वो पूरा का पूरा y डायरेक्शन में रहेगा, तो उस केस में आपका y कॉम्पोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी विल गेट मैक्सिमाइज्ड। अगर मान लो ये इधर जाता है उस केस में एक कॉम्पोनेंट ही y डायरेक्शन में आएगा ना, फिर उस केस में y कॉम्पोनेंट कम रहेगा। आप किसी कॉम्पोनेंट को मैक्सिमाइज करना है तो उसी डायरेक्शन में चलो, तो जो मैक्सिमम जो आपका वेलोसिटी है वही पूरा का पूरा y कॉम्पोनेंट हो जाएगा। ठीक है, so in order to take least time the y component of the resultant velocity has to be maximum. In order to maximize the y component we have to maximize the y component of the man velocity, and in order to maximize the y component of man velocity it is better man should move due north, the velocity of man should be completely in y direction, because river का velocity में कोई भी y component नहीं है। रिवर का वेलोसिटी वी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, वी में जो भी कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ से आता है, मैन के वेलोसिटी से आता है। तो अगर मैन पूरा का पूरा वेलोसिटी ही वाई डायरेक्शन में कर लेगा तो उस केस में द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी बी हाईएस्ट
एंड इन दैट केस टाइम टेकन वुड बी लीस्ट। ठीक है, तो ये आपका ए पार्ट आ जाएगा। ही शुड ट्रेवल ड्यू नॉर्थ, ही शुड गो इन ड्यू नॉर्थ। कोई डाउट हो? ऑलवेज रेडी। ये देखिए, ये क्या बोल रहा है, स्विमर वांट टू क्रॉस रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लाइन ए बी मेक्स 30 डिग्री विद द फ्लो, रिवर फ्लो। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ रिवर। जो स्विमर का वेलोसिटी है वही रिवर का वेलोसिटी है। अगर ये v है तो जो रिवर का वेलोसिटी है वो भी v है। ठीक है, मतलब रिवर का वेलोसिटी, मैन का वेलोसिटी, स्विमर का वेलोसिटी ये है, तो रिवर का वेलोसिटी जो है वो उसका मैग्नीट्यूड, मैन का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और रिवर का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन ऑफ कोर्स अलग होगा, डायरेक्शन एक का तो इधर होगा ना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, राइट, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा मैन का, नेट वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी वेलोसिटी ऑफ रिवर सुपर इम्पोज्ड ऑन वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रिवर सुपर इम्पोज्ड ऑन वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक, ओके फाइन। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर? वेलोसिटी ऑफ रिवर इज, अगर मान लो इसको x और इसको y ले लेते हैं, इन दैट केस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज सिंपली vi कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर तो बैंक के अलॉन्ग होता है। And what is Vm? It makes an angle how much? 30 plus theta degree angle. इसका मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी इज v ओनली। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, v cos 30 plus theta I cap plus v sin 30 plus theta j cap. So net velocity is what? Net velocity is Vr plus Vm. So this is simply equal to velocity और u. Velocity हमेशा x डायरेक्शन में होता है। ठीक है, so ये क्या हो जाएगा, v cos 30 plus theta plus v I cap plus v sin 30 प्लस थीटा चेक है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जो सुपर इम्पोज हो रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन के ऊपर, वेलोसिटी ऑफ रिवर सुपर इम्पोज हो रहा है, तो ये जो है हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए। अभी ए बी के अलॉन्ग मूव करेगा ना, ए बी के अलॉन्ग अगर ट्रेवल करना है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द मैन शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ ए बी। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ ए बी। सो Vm plus Vr added together vectorially should give you resultant velocity of man in the direction of AB, right? So यानी इस velocity का direction जो है वो AB के along है, इस डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन है वो AB के along है। इसका हम लोग कॉम्पोनेंट ले लें, सॉरी, अगर इसका हम लोग कॉम्पोनेंट ले लें तो ये Vy हो गया और ये Vx हो गया। तो tan of 30, इस डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन रिजल्टेंट वेलोसिटी है क्या है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री। सो tan of 30 डिग्री वुड बी इक्वल टू vy अपन vx। vy क्या है देखो वहां, v sin 30 प्लस थीटा और x कॉम्पोनेंट क्या है, v cos 30 प्लस थीटा प्लस v, एंड दैट इज इक्वल टू 1/√3। ठीक, अब यहां से क्या निकालना है हमको बताओ, क्या निकालना है जी, थीटा। थीटा v कट जाएगा सब, क्या आएगा, 1 प्लस कॉस 30 प्लस थीटा इक्वल्स टू √3 sin 30 प्लस थीटा, sin 30 प्लस थीटा। इसका मतलब ये है कि √3 sin 30 प्लस थीटा माइनस कॉस 30 प्लस थीटा इज 1।
और एक कॉमन ट्रिक समझो, पहले भी एक आया था एक केस यार, कभी भी तुमको इस टाइप का चीज दिया हो ना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज c, तो अगर साइन या कॉस कंप्लीट करना हो तो हमेशा ही इसको जो a है और b है, ठीक है, तो हमेशा ही आप एक काम करो कि इसको स्क्वायर ऑफ a एंड b को जोड़ के डिवाइड कर दो दोनों तरफ। ठीक है, लेट, या इसी को लेट कर, लेट tan डेल्टा इज b अपॉन a, if tan delta is b upon a, then in that case this is going to be cos delta, this is going to be sin theta, this is going to be cos theta, this is going to be sin delta upon this constant, suppose k is a constant, और ये हो जाएगा sin theta plus delta equal to k, where k is this। ठीक, यहाँ वही काम करो, 30 प्लस थीटा इस सम एंगल से फाई, तो √3 और 1, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, तो √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 4, अंडर रूट 4 इज 2, यानी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज cos 30, ऐसे साइन, दिस इज sin 30, राइट, इक्वल्स टू 1/2। फार्मूला आपको पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं 11 क्लास में भी आप, ओह सॉरी, देखो फार्मूला है ये, सर 12th क्लास वाले बच्चे तो पढ़े होंगे, sin a माइनस b इज sin a cos b माइनस cos a sin b, ये फॉर्मूला लगा लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin a माइनस b थीटा माइनस 30 इज 1/2, और sin थीटा इज 1/2, थीटा इज π/6। क्या पूछ रहा है यार, हाँ ठीक 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 ठीक, कि थीटा तो 30 तो दिया हुआ है, ये थीटा है ना, इट इज दिस थीटा, 30 डिग्री, ओके, π/6 में 30 डिग्री, π/6 में तो 30 डिग्री। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। ये देखिए, आई थिंक कम ही क्वेश्चन है इसके अंदर, तो 1 2 3 4 4 क्वेश्चन। ये देखिए, swimmer can swim with a velocity of 12 km/h in still water. Water is flowing in a river has velocity of 6 km/h. Direction with respect to the direction of flow of river water he should swim in order to reach the point on the other bank just opposite to his starting point. ऐसा क्वेश्चन उधर भी था ना, लिख रखा है कि भाई ये आपका रिवर है, रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है 6 km/h से, रिवर जो है 6 km/h से फ्लो कर रहा है, और जो स्विमर है वो 12 km/h के स्पीड से स्विम कर सकता है। ठीक है, 12 km/h के स्पीड से स्विम कर सकता है। ये यहाँ खड़ा है, अब ये चाहता है कि हम बिल्कुल ऑपोजिट साइड यहाँ जाके उतरें, जस्ट ऑपोजिट, यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ जाके लैंड करें हम, यानी इसका जो स्विमर का रिजल्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए वो ए बी के अलॉन्ग होना चाहिए। स्विमर का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इट शुड बी अलॉन्ग ए बी, एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज व्हाट,
हिज ओन वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी और रिवर सुपर इम्पोज ऑन हिम, ठीक है। रिवर का वेलोसिटी तो ये हो गया वी आर इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज वी आर, राइट। तो अब ये तुम्हारा वी आर इज हाउ मच, वी आर जो है आपका दिस इज इक्वल टू बेसिकली 6 आई कैप। रिजल्टेंट वेलोसिटी शुड बी अलोंग ए बी वाई डायरेक्शन में। अभी आपका ना ऑपोजिट साइड जाके लैंड करेगा, यानी स्टीमर का जो अपना वेलोसिटी होना चाहिए वो कुछ इधर होना चाहिए। स्टीमर का जो अपना वेलोसिटी वी एस मान लो, उसका अपना वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में, सो दैट वी एस प्लस वी आर गिव्स यू रिजल्टेंट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक। ये मान लो थीटा है। अब वी एस का मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस, 12 किलोमीटर पर आवर। तो वी एस को क्या लिख सकते हो, वी एस कैन रिटन एज 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब 12 कॉस थीटा जे कैप, अब 12 साइन थीटा माइनस आई कैप। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो गया, वी एस प्लस वी आर, यानी इसका वी एस प्लस वी आर करेंगे, वी आर क्या है तुम्हारा 6 आई कैप, मतलब 12 साइन थीटा प्लस 6, सॉरी माइनस हो गया ना। देखो हाँ, बिल्कुल ड्यू नॉट तभी मूव कर पाता है ना जब स्टीमर का अपना वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट और रिवर का वेलोसिटी कैंसिल आउट करता है, तभी उसका नेट वेलोसिटी जो है ना वो वाई डायरेक्शन में रहेगा ना, तभी नेट वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में रहेगा। तो सिंपल लॉजिक इसका यही बनता है कि स्टीमर का अपना वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट रिवर का वेलोसिटी के इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा, तो उस केस में जो नेट वेलोसिटी होगा वो वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, दैट इज सेम माइनस 12 साइन थीटा प्लस 6 ये आई कैप हो गया, अब 12 कॉस थीटा जे कैप हो गया। तो ड्यू नॉट तभी होगा जब ये 0 हो जाए, रिजल्टेंट वेलोसिटी ड्यू नॉट तभी होगा ना जो एक्स कॉम्पोनेंट 0 हो जाए, यानी साइन थीटा इज सिंपली 6/12 1/2। लॉजिक समझ में आ रहा है ना, यानी थीटा इज 30 डिग्री, ये 90 है, तो रिवर के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 90 + 30। यानी कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ लैंड करें तो हमारा जो अपना वेलोसिटी का जो एक्स कॉम्पोनेंट होना चाहिए वो रिवर के वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर जाए, तो हमारा जो वाई डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट होगा वही हमारा नेट वेलोसिटी हो जाएगा। वाई कॉम्पोनेंट मतलब नेट वेलोसिटी शुड बी इन वाई डायरेक्शन, इसका मतलब एक्स कॉम्पोनेंट नेट वेलोसिटी का कैंसिल आउट होना चाहिए। एक्स कॉम्पोनेंट 0 कब होगा, जब रिवर का वेलोसिटी जो कि राइट में है, तो आपका वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट शुड बी इन लेफ्ट डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद द रिवर वेलोसिटी। जो आपका अपना वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट है वो रिवर का वेलोसिटी को कैंसिल आउट करेगा, तभी नेट वेलोसिटी ड्यू नॉट या वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये दिमाग में क्लियर रखिए आप, है ना, मैथमेटिकली भी समझिए और फिजिक्स वाइज भी समझिए आप, हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि जो एंगल पूछा है वो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो पूछा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो ये एंगल होगा, है ना। कभी भी दो वेक्टर के जो एंगल निकालते हैं तो उनके टेल्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, टेल्स को ज्वाइन करने के बाद जो एंगल दिखे वही एंगल माना जाता है। ये आपका जेईई मेन 2021 में आया था, ये जेईई मेन 2021 में आया था, ठीक। ये देखो ये भी 2021 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, पर्सन इज स्विमिंग विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 120 degree with the flow and reaches to the point opposite to the other side, opposite on the other side. Speed of the flow is what? अभी की है वही चीज है, स्पीड ऑफ फ्लो इज x। भी बताया ना आपको कि अगर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लैंड करना है तो आपके वेलोसिटी का जो x कॉम्पोनेंट होना चाहिए प्लस रिवर का वेलोसिटी जोड़ के 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आप यही अभी वही चीज हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो ये है आपका, तो आपका वेलोसिटी जो है वो किधर है, इधर है, 120 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप इस डायरेक्शन तभी जाएंगे ना व्हेन योर ओन वेलोसिटी सुपर इम्पोज्ड ऑन रिवर वेलोसिटी
should be in this direction. ठीक है, this is your velocity, swimmer velocity, सुपरइम्पोज ऑन रिवर वेलोसिटी, रिवर वेलोसिटी और स्विमर वेलोसिटी, कोई रिवर का वेलोसिटी इनहेरिट करेगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी स्विमर का होगा that will be his own velocity with respect to river plus river velocity superimposed on him give you resultant velocity. तो अगर यहाँ लैंड करना चाहते हैं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी शुड बी कंप्लीटली इन वाई डायरेक्शन. इट मीन्स कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट है दैट शुड बी जीरो, यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट जीरो होगा. यानी एक चीज समझो आप, जो वी आर है वो हमेशा ही एक्स डायरेक्शन में होता है, वी आर हमेशा ही एक्स डायरेक्शन में होता है, एक्स आई कैप है. ठीक है, तो यानी जो स्विमर का एक्स कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का और रिवर का एक्स कॉम्पोनेंट, रिवर का वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में है वो एड अप होकर जीरो होना चाहिए. ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 10, ये 30 हो गया. ठीक है, तो 10 sin 30 किधर बनेगा, ये अगर x होता है ये y होता है तो 10 sin 30 तो इस डायरेक्शन में x कॉम्पोनेंट आया ना, माइनस आई कैप प्लस रिवर वेलोसिटी एंड 10 cos 30 j कैप. तो अगर ड्यू नॉर्थ में आप चाहते हैं लैंड करना तो ड्यू नॉर्थ में रिजल्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए, ये आपका जीरो होना चाहिए, ये आपका जीरो होना चाहिए. यानी x शुड बी इक्वल टू सिंपली 5 मीटर पर सेकेंड. अभी डिस्कस किए बार, है ना. आई होप इट इज क्लियर. अभी यहाँ पे वही चीज डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, ओके लेट्स गो अहेड. ये देखो क्या बोल रहा है, द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ इट्स कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन एज दिस. ये आपका पार्टिकल का वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में. एक और पार्टिकल है, वन मोर पार्टिकल मूविंग अलोंग वाई एक्सिस विद इट्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय दिस. ठीक, at t equal to 1 second the speed of second particle measured in the frame of the first particle, speed of second particle measured in the frame of first particle is nothing but relative velocity of second particle with respect to first particle. Speed of second particle in a frame of first particle is nothing but relative velocity of second particle minus relative velocity of second particle with respect to first particle. So relative velocity of second particle with respect to first particle is nothing but v2 minus v1. ठीक है, तो v2 क्या है तुम्हारा, v2 is second particle किधर जा रहा है जी, y डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो v2 will be what, dy by dt. So this is, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो v2 will be, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो v2 will be minus 24 t square j. ठीक, v1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, सो इट इज dx by dt. dx by dt क्या हो जाएगा, 8 minus 60. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो लिखा गया 8 minus 60 I cap. So v2 is minus 24 t square j cap minus 8 minus 60 I cap. और ये कब निकालना है, t equal to 1 सेकेंड में निकालना है. t equal to 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, minus 24 j cap एंड माइनस 8 में से 6 जाएगा 2 I cap. इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ही रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. 24 स्क्वायर क्या हो गया, 576 प्लस 4 अंडर रूट 580 and that is equal to root v. That means v is 580. v is 580. समझ में आ रहा है, ओके आगे चलिए. ये 2014 जेई एडवांस में आया है,
ये 2014 जेई एडवांस में आया है। देखो क्या बोल रहा है, समझो इसको। ए रॉकेट इज मूविंग इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ दे रखा है। along x direction, along positive x direction, along positive x direction. The length of chamber inside the rocket is 4 meter. Length of chamber inside rocket is 4 meter. A ball is thrown from left end of the chamber in positive x direction with a speed of 0.3 meter per second. Okay, relative to the rocket. Relative to the rocket. At the same time, another ball is thrown in minus x direction with a speed of 0.2 meter per second from right end relative to the rocket. The time in second when the two ball hit each. एक चीज समझो, मतलब सारा वेलोसिटी जो दे रखा है ना वो रिलेटिव टू द रॉकेट ही दे रखा है। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग रॉकेट में ही ऑब्जर्वर रख देते हैं, तो ये ऑब्जर्वर भी रॉकेट का वेलोसिटी इनहेरिट करेगा। अब ये जो टाइम देखेगा वही ऑब्जर्वर बाहर का भी देखेगा कब हिट कर रहा है। तो रिलेटिव टू, ये चूंकि दोनों ही वेलोसिटी रिलेटिव टू द रॉकेट है, तो अगर हम कहें व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विथ रिस्पेक्ट टू बॉल 2, the relative velocity of ball 1 with respect to ball 2 is going to be simply 0.3 plus 0.2. यही होगा ना भाई। इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग सवाल को करते हैं तो ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, इसको 0.3 से मूव करता देखेगा, इसको 0.2 से लेफ्ट के डायरेक्शन मूव करता देखेगा। वेक्टोरियल फॉर्म में लिखोगे तो ये v1 क्या हो जाएगा 0.3 i कैप, ये v2 क्या हो जाएगा, v2 विल बी माइनस 0.2 i कैप। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज v1 माइनस v2, v1 माइनस v2 इज 0.3 माइनस माइनस 0.2, माइनस माइनस बिकम प्लस 0.3 प्लस 0.2, 0.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इन द रॉकेट। ये ऑब्जर्वर जो जिस टाइम बाद कोलिजन देखेगा वही टाइम बाद ये भी ऑब्जर्वर, बाहर का ऑब्जर्वर भी देखेगा, तो ये कितना टाइम बाद कोलाइड कर जाएगा। दोनों को 4 मीटर दोनों को मिलकर ट्रेवल करना है। रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया 0.3 प्लस 0.5, ये हो जाएगा 8 सेकेंड। 8 सेकेंड बाद ये ऑब्जर्वर इसको कोलाइड करता हुआ देख लेगा। तो जो ऑब्जर्वर रॉकेट में देखेगा कोलिजन जिस टाइम पे, उसी टाइम पे बाहर का ऑब्जर्वर भी देखेगा, उसी टाइम पे बाहर का ऑब्जर्वर भी देखेगा, है ना। पोजीशन तो पूछा नहीं है, पोजीशन पूछता तो ये सब का जरूरत पड़ता है, टाइम पूछा है। तो 0.8 टाइम इन सेकेंड व्हेन द टू बॉल कोलाइड विल बी 8 सेकेंड, 8 सेकेंड। सिंपली सिंपली इसका यूज नहीं है इसमें टाइम में। ओके, सो आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन। रिलेटिव वेलोसिटी का सारा क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इस तरह से वी हैव डन दिस रिलेटिव वेलोसिटी। तो यू आर वॉचिंग टी विद्या लर्निंग चैनल। कोई भी डाउट हो सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल ही तो आजकल लोग नहीं कर रहा है बच्चा लोग, क्वेश्चन ही तो नहीं कर रहे हैं ना, क्वेश्चन ही करवाना है बच्चों से। सवाल पूछिए, डिस्कशन हो, पूरा देश में ही डिस्कशन बंद हो गया है, ठीक है। तो डिस्कशन ही इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछिए, ग्रिल कीजिए, आप पूछिए, पिन पॉइंटेड डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछिए, तो पढ़ाने में हम लोग को भी मजा है, हम लोग भी कुछ सीखें, ठीक है। So that's all for today. नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। PYQ का ये तीसरा वीडियो था, अभी 3 और बनेगा, एक मोशन इन ए प्लेन और एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे और एक सर्कुलर मोशन पे। उसका नीट का 2 वीडियो और रखेंगे हम लोग, PYQ का मोशन इन स्ट्रेट लाइन और एक और चैप्टर प्रोजेक्टाइल का है, ठीक है। तो 2 वीडियो उसका भी रहेगा PYQ पे नीट का, ठीक है। उसके बाद प्लान किएगा IE रोडोव का जो क्वेश्चन है 50-60 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग कर लें, वो काफ़ी टफ होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू आर वाचिंग टी विद्या लर्निंग यूट्यूब चैनल एंड आई एम विशाल देवसी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।